नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमी। स्पेशली याद रखिएगा कि लैंड रिफॉर्म और आपके इंडियन एस्पेक्ट से, मतलब आपके इंडियन हिस्ट्री के एस्पेक्ट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और CUET में ये वाला पार्ट आपके पूछा भी जाएगा और ये आपके UP TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि लगातार आपके सपोर्ट, शेयर, लाइक करने से हमें प्रेरणा मिल रहे हैं वीडियो बनाने का, और लगातार हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहला आपका है कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है आपका कॉमर्शियल बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो क्रेडिट है, आपके लोन प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है आपके एग्रीकल्चर बैंक में, यहाँ पर सबके द्वारा दिया है। आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं लोन, कॉमर्शियल बैंक भी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ अबव करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एट प्रेजेंट एट तमिलनाडु इज़। आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एट प्रेजेंट कितना है आपके तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा कि इस समय तमिलनाडु में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग जो है एट प्रेजेंट 30 स्टैंडर्ड एकर्स फॉर अ फैमिली है। ठीक है, इस समय याद रखिएगा कि 30 स्टैंडर्ड एकर्स क्या है आपके पर फैमिली है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड आपका क्या है? बैंक है, ब्यूरो है, आपका ब्रॉड है या फिर डिपार्टमेंट है। तो याद रखिएगा कि इसका जो फुल फॉर्म है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है नाबार्ड आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम नाबार्ड की हिस्ट्री को देखें तो नाबार्ड जो है आपके इस्टेब्लिश किया गया था किसके रिकमेंडेशन के द्वारा? तो बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है नाबार्ड की स्थापना हुई है। ठीक है, मैं इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पर, कौन से कमेटी के द्वारा जो है इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। तो बी शिवरामन कमेटी के द्वारा जो है इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, और कौन से एक्ट के द्वारा? तो एक्ट 61 1981 के आपके एक्ट के द्वारा आया था, और आपका जो इम्प्लीमेंट किया गया है आपका नाबार्ड वो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया है आपके नाबार्ड ने? तो याद रखिएगा कि ACD। अब ये ACD क्या है? तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट को इसने जो है रिप्लेस किया है, और किसको रिप्लेस किया है? तो आपके एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट को एंड आपके रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को भी रिप्लेस किया है, यानी RPCC। अब RPCC क्या है? तो यहाँ पर R फॉर रूरल, P फॉर प्लानिंग, C फॉर क्रेडिट और C फॉर आपका सेल। इसके द्वारा जो है क्या किया गया है आपका मतलब आप नाबार्ड ने इसको रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? और याद रखिएगा कि जो नाबार्ड है वो आपका एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। ओवरऑल रेगुलेशन किसका करती है? आपके RRB रीजनल रूरल बैंक का जो है ये क्या करती है? आपके एपेक्स बॉडी है ना, सबसे ऊपर है। और सिर्फ रीजनल रूरल बैंक की एपेक्स बॉडी नहीं है आपकी नाबार्ड, ये आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, इसका भी एक एपेक्स बॉडी है। कोऑपरेटिव बैंक की भी ये है क्या आपकी एपेक्स बॉडी है। तो रीजनल रूरल बैंक का तो है ही, कोऑपरेटिव बैंक का। अब रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई है? तो 1975 में। क्लियर? यानी जैसे आप कॉमर्शियल बैंक की एपेक्स बॉडी कौन सी है आप जानते हो कि RBI है, तो ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक की जो एपेक्स बॉडी है वो कौन है? नाबार्ड है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर देयर इज़ नीड फॉर रैपिड मैकेनिज़्म। क्या इंडियन एग्रीकल्चर में
आपके रैपिड मैकेनिज़्म चाहिए या फिर नो मैकेनिज़्म चाहिए, या फिर आपके मशीनाइजेशन है यहाँ पर, मैकेनिज़्म नहीं है, सॉरी। यहाँ पर आपके रैपिड मशीनाइजेशन चाहिए या फिर नो मशीनाइजेशन एंड सेलेक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव मशीनाइजेशन चाहिए, या फिर मॉडर्नाइज। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? तो याद रखिएगा कि हमें बहुत रैपिड ना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा मतलब आपका एकदम ही नहीं चाहिए, या फिर मॉडर्नाइज नहीं चाहिए। सेलेक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव जो है मैकेनाइजेशन चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैविंग डायरेक्ट टच विद द फार्मर्स? किसका सबसे ज़्यादा आपके डायरेक्ट टच होता है फार्मर से? क्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का होता है, या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का होता है, या फिर आरबीआई का होता है, या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका किसानों का डायरेक्ट लिंक होता है वो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी से आपके फार्मर्स ज़्यादा क्या रहते हैं, डायरेक्ट टच में रहते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर? जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो आपके किसानों को जो क्रेडिट देती है, लोन देती है, वो कितने टाइम के लिए देती है? क्या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देती है, या फिर मीडियम टर्म, या फिर लॉन्ग टर्म, या फिर फ्लड के टाइम पे देती है? तो याद रखिएगा कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है एलडीबी, ठीक है, एलडीबी जो बैंक लोन देती है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए देती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड? तो जो आपकी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी ग्रीन रेवोल्यूशन कब इनिशिएट किया गया था? तो 1960s में। अब पर यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 1966 to 67 चला था आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। हमें पता है कि MS स्वामीनाथन ने जो है हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में ज़्यादातर जो इम्पैक्टेड आपका रहा था, मतलब फ्रूटफुल किसके लिए रहा था? तो आपके पंजाब हरियाणा के लिए रहा था। और आप सभी को पता है कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था वो ज़्यादातर हाई मतलब आपके फर्टिलिटी जो होती है, यानी आपके सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स के यूज़ पे, हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यहाँ पर हम ज़्यादा करते हैं। एंड आपके काफ़ी ज़्यादा हमारे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं उस पर ज़्यादा हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें सिंचाई भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यानी हम हैवी डोजेज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी देते हैं, हैवी डोजेज़ ऑफ इरिगेशन भी हम लोग करते थे। तो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट है, तो 1960 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो सक्सेस ऑफ जो है ग्रीन रिवोल्यूशन क्या रहा, कैसे सक्सेसफुल हुआ था, मैंने फिर से बता दिया कि आपको कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो 1966 to 67 इसका कंसेप्ट आया था। MS स्वामीनाथन के द्वारा इसका कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, स्वामीनाथन के द्वारा आपको इसका कंसेप्ट दिया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज होता है, HYV सीड्स का यूज़ होता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो हमें वाटर की सुविधा भी यहाँ पर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी हमारा यहाँ पर सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। द मेन इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बेस्ड ऑन। सबसे ज़्यादा मेन इम्पैक्ट किस पे रहा आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन का? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपका है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो सबसे ज़्यादा सीरियल्स पे रहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ लेड टू। आपके ग्रीन रिवोल्यूशन हमें किस तरफ ले गया? क्या इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटीज़, आपकी रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई, या फिर इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, या फिर मैक्सिमम बेनिफिट टू द वीट क्रॉप, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर सारा करेक्ट है। इसने रीजनल इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये सक्सेसफुल रहा था कुछ आपके स्टेट्स में, जैसे पंजाब हरियाणा है ना, इस सब स्टेट में रहा था, कुछ यूपी के भी कुछ पोर्शन में अच्छा रहा था, पर आपके और भी स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इससे जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है वो राइज हुई हैं, और आपका इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ भी आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिला था जहाँ पर वीट क्रॉप्स आपके होते हैं, ठीक है, सीरियल्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11।
द न्यू नेम ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, हमारा एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन का नाम क्या है? तो पहला आपका रूरल प्राइस कमीशन, या फिर एग्रीकल्चर कॉस्ट कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, या फिर एग्रीकल्चर मार्केट एंड कमीशन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो न्यू नेम है आपके एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का, वो आपका है एग्रीकल्चरल कमीशन, सॉरी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। फिर से याद करिएगा इसको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेस, यानी CACP, ठीक है। CACP इज नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, अभी आप देखेंगे तो इस डेटा में अंतर है, ठीक है। अभी जो इसके अकॉर्डिंग है उत्तर प्रदेश आंसर है, और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। और ठीक है, चलिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। यहाँ पर उत्तर आपका है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश इस समय क्या है, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, ठीक है। और कभी कभी जो आंसर देखने के लिए मिलता है वो पंजाब भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आप समवॉट कंफ्यूज मत हो गया, यहाँ पर आपका पंजाब भी हो सकता है और उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन क्रॉप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का मेन क्रॉप क्या है? तो याद रखिएगा कि वहाँ पर पैडी, मतलब स्पेशली आपके जो चावल का खेती है बहुत होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरीफ सीज़न रेन इज़ ड्यू टू, खरीफ सीज़न में रेन क्यों होता है? खरीफ सीज़न में रेन क्यों होता है? क्योंकि हमारा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, अभी हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है? खरीफ सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमारा रेन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एज, रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है आपका इंडिया में? तो याद रखिएगा ये केरला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शन को मीट करना है, ठीक है। चलिए मीट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट देख लीजिएगा। तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका, फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल और असम। कह रहे वेस्ट बंगाल असम है? नहीं, आपका उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि वीट प्रोडक्शन कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो वीट प्रोडक्शन में आपका अभी आगे है पंजाब और हरियाणा। क्लियर। अब जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? जूट का प्रोडक्शन करता है वेस्ट बंगाल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी देखा 1955 में जूट मिल का इस्टेब्लिशमेंट होता है आपके वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल एंड असम इज़ द जूट प्रोडक्शन स्टेट। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कॉफ़ी जो आपके सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है आपके कुर्ग और नीलगिरीज में, जो है साउथ के रीजन में, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो आप मैच कर लीजिएगा, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, वीट प्रोडक्शन हरियाणा एंड पंजाब, जूट जहाँ होता है प्रोडक्शन ये आपका वेस्ट बंगाल और असम का रीज़न है, और कॉफ़ी जो होता है प्रोड्यूस वो कुर्ग एंड नीलगिरी के साइड में होता है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन्स इन इंडिया? कौन सा आपका फूड ग्रेन होगा, नॉट अ गुड ग्रेन, ठीक है। दिस इज़ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन जो होगा वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपके, ठीक है। तो हाँ, पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स कहाँ होते हैं आपके, क्योंकि ऑप्शन में पंजाब एंड हरियाणा तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ पंजाब? एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सा है पंजाब का? तो क्या आपका पैडी है, पल्सेस है, टोबैको है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा कि सब कुछ होता है पंजाब में, आपके पैडी भी होता है, मतलब राइस और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, और आपका पल्सेस एंड टोबैको, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द खरीफ सीज़न बिगिनस विद? आपका खरीफ सीज़न कब बिगिन होता है? हमारा बिगिन हो चुका है, हम लोग जुलाई में हैं, तो खरीफ का जो सीज़न है चालू हो चुका है। और इस समय रेन कब होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमारा रेन होता है, ठीक है। तो खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? कौन सा आपके इंडियन एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला ऑप्शन है ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर, यस, हम यहाँ पर ओवर डिपेंडेंस है नेचर में। दूसरा है आपका
ये चीज़ तो कैरेक्टर है, ठीक है, हम ज़्यादातर आपके नेचर पर डिपेंड करते हैं। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यस यहाँ पर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एक ही खेत पे जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एक ही खेत पे अगर 2 की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर हमारे देश में 4 लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, यानी आउटपुट ज़्यादा निकलता है, फिर भी ज़्यादा लोग काम करने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे क्रॉप्स है, ये भी करेक्ट है, पर हमारा यहाँ पर प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स, ऐसा कुछ नहीं है। लार्ज फार्म्स बहुत कुछ ही स्टेट में पाए जाते हैं, सारे स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोकोआ इज़ ग्रो इन, कोकोआ कौन से आपके रीजन में होता है? पहला आपका केरला, दूसरा नीलगिरी, तीसरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं होता है, यहाँ पर याद रखिएगा केरला एंड नीलगिरीज, क्योंकि नीलगिरीज भी साउथ के रीजन में ही है, तो यहाँ पर आपके केरला एंड नीलगिरीज में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज़ नॉट अ प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ खरीफ, खरीफ का कौन सा प्रिंसिपल क्रॉप नहीं है? तो याद रखिएगा कि राइस है, सोयाबीन भी खरीफ के सीज़न में होता है, ज्वार भी खरीफ के सीज़न में होता है, पर वीट जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमने 24 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट अब हम 2020 के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।